बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ओ लेवल अकाउंटिंग जिसका कोड है 7707 उसका मई जून 2012 का पेपर 1 जो मल्टीपल चॉइस से रिलेट्स करता है उसको करने जा रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 20 तक ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। अगर आप क्राचीज एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जाएं तो उसकी प्लेलिस्ट आपको मिलेगी मई जून 2012 और वहाँ पर आपको ये लेक्चर्स मिलेंगे। आज हम अपने लेक्चर का स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 21 से करेंगे और इस को स्टार्ट करने से पहले वो बच्चे जो फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए कि अगर आप क्राचीज एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जाएं तो प्ले लिस्ट में आपको 2020 से लेके 2013 और 12 हम अभी करा रहे हैं। ये सारे पेपर विंटर और समर के मल्टीपल चॉइस जो पेपर 1 है ये सब आपको वीडियो फॉर्म के अंदर मिलेगा और पेपर 2 वो भी 2020 से लेके 2017 तक जो समर की अटैम्प्ट है वो आपको वहाँ मिलेगा। कैम्ब्रिज के स्पेसिमेन पेपर जो कैम्ब्रिज की वेबसाइट पर पढ़े हैं पेपर 1 पेपर 2 वो भी आपको वीडियो फॉर्म में सॉल्व आपको मिलेंगे। तो इट्स ए वेरी गुड रिसोर्स फॉर प्रैक्टिस। और अकाउंटिंग के अंदर दो ही चीज़ें होती हैं, एक प्रैक्टिस है आपकी और एक कंसेप्ट की क्लैरिटी है। तो कंसेप्ट की क्लैरिटी अगर आपकी बहुत अच्छी भी है लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो यू विल बी इन ट्रबल। आपके लिए पेपर मैनेजमेंट एग्जाम में बहुत मुश्किल होगी क्योंकि एक्चुअली यू विल बी अप्लाइंग और प्रैक्टिसिंग इन द एग्जामिनेशन हॉल जो बिल्कुल ही इनकरेक्ट तरीका है। इसके ऑन द अदर हैंड अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपके कंसेप्ट्स नहीं भी हैं क्लियर तो चीज़ें इतनी दफ़ा रिपीट होती हैं। और प्रैक्टिस के लिए सबसे अच्छा मटेरियल पास्ट पेपर्स हैं कि जितना आप पास्ट पेपर्स को ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो वो आपकी सेकंड नेचर का पार्ट बन जाता है, कॉन्फिडेंस भी आपका होता है और यू विल बी गेटिंग इजीली A+। तो ये अंडर वन रूफ आपको एक अच्छा खासा रिसोर्स है। अगर आप इसको प्रैक्टिस करें और वीडियो देखें उसमें जिस तरीके से एक्सप्लेनेशन है उसको वीडियो का उसके बाद क्लोज करके खुद से इन पेपर्स को अगर आप कर लेते हैं तो टेक माय वर्ड्स इंशाल्लाह यू विल बी गेटिंग A+। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं विच इज़ एन इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स क्या होता है? देखिए, एक तो नॉन करंट करंट एसेट्स होते हैं वो जो विद इन 1 ईयर आपको इकोनॉमिक बेनिफिट्स पहुँचाते हैं लाइक कैश, बैंक, ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्री, प्रीपेड, एडवांसेस हो गए आपके। नॉन करंट एसेट्स जो मोर देन 1 ईयर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आपको पहुंचाते हैं और ये टचेबल टेंजिबल होते हैं कि यू कैन टच देम, यू कैन आई टू से फील देम कि क्या है। ट्रेड रिसीवेबल है तो आल्दो आप उसे देख नहीं रहे लेकिन आपको पता है कि ये पैसा आपको लेना है तो टेंजिबल फॉर्म में पैसा आपके पास आ जाएगा। कस्टमर्स हैं आपको पैसे देंगे। नॉन करंट एसेट्स जो है इन्वेंट्री जो है वो बिल्कुल टेंजिबल फॉर्म में होती है। नॉन करंट एसेट्स तो ऑलमोस्ट तकरीबन सारे के सारे जो हैं वो आपको टेंजिबल फॉर्म में मिलेंगे। इसी नॉन करंट एसेट्स की कैटेगरी के अंदर एक इनटेंजिबल एसेट्स होता है। इनटेंजिबल एसेट्स वो होते हैं जो आपको नज़र नहीं आते लेकिन वो एसेट्स आपको होते हैं। जैसे गुडविल भी उसमें से एक है कि जब आप बिज़नेस करते हैं तो एक तो टेंजिबल आपके एसेट्स हैं, दूसरे फिर आपकी एफर्ट्स होती है बिज़नेस के अंदर। आपकी लोकेशन बहुत अच्छी है। आई गिव यू एन एग्जांपल, अगर 2 रेस्टोरेंट्स हैं और दोनों का खाना एक जैसा है लेकिन अगर आप एक रेस्टोरेंट की लोकेशन बहुत अच्छी है और जब वहाँ जाते हैं तो उनकी जो लोग हैं, जो वेटर्स हैं, जो मैनेजर है, वो सर्विस आपको बहुत अच्छी देते हैं। तो रॉयल सर्विस आपको एक फीलर आता है। तो खाना दोनों का इक्वल है लेकिन डेफिनेटली दूसरा रेस्टोरेंट ऐसा है कि उसकी लोकेशन थोड़ी सी इनकन्वीनियंट है, प्लस ये कि वहाँ आप जाते हैं तो आपको ट्रीटमेंट अच्छी नहीं मिलती, आपकी सर्विसेज के इश्यूज़ हैं। तो डेफिनेटली आप कहाँ जाएंगे? आप पहले वाले रेस्टोरेंट में जाएंगे। और क्यों जाएंगे? आल्दो वो कुछ चीज़ नज़र नहीं आ रही लेकिन वो उस रेस्टोरेंट का एसेट है और इसी को फिर हम गुडविल कहते हैं। पैटर्न्स हैं, कॉपीराइट्स हैं कि आपने कोई बुक अगर छापी है, आपने पब्लिश की है और उसके राइट्स आपके पास हैं तो कॉपीराइट्स जो भी है ये भी आपका एसेट है कि कोई दूसरा जो है उस बुक को पब्लिश नहीं कर सकता। तो ये इंटेंजिबल एसेट्स की सूरत होती है। वो पूछता ये है कि इसमें से कौन सा इंटेंजिबल है। इन्वेंट्री आपको बताया कि इन्वेंट्री टेंजिबल हो गया, मशीनरी टेंजिबल है और ट्रेड रिसीवेबल टेंजिबल फॉर्म में पैसा आपके पास आएगा। तो ये जो गुडविल है ये एक्चुअली फिर राइट चॉइस है आपकी 21 के अंदर। लॉजिक मैंने आपको बताई। 22 में आते हैं विच इज़ नॉट ए सर्विस बिजनेस। इनमें से कौन सा बिजनेस जो है वो सर्विस नहीं है? तो देखिए, बिज़नेस 3 किस्म के होते हैं। आप ट्रेडिंग बिजनेस कर सकते हैं, बनी बनाई चीज़ें आपने ली, उसका अपना प्रॉफिट ऐड किया और उसको बेच दिया। एक सर्विस बिजनेस है कि यू आर डूइंग नथिंग लेकिन आप अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। जैसे अकाउंटेंट हो गया, वो अपनी सर्विसेज देता है। इंश्योरेंस कंपनी है, वो आपसे पैसे लेती है, सर्विसेज, ये भी सर्विसेज बिजनेस में आता है क्योंकि ये कोई चीज़ बेचते नहीं है, अपनी सर्विसेज आपको देते हैं और ऑफर करते हैं, रिस्क आपका कवर करते हैं। उसके बाद आपका ट्रैवल एजेंट हो गया। ट्रैवल एजेंट भी कोई चीज़ नहीं बेच रहा है, वो टिकट्स आपको देता है
और आपके टूर्स जो हैं, ट्रैवलिंग टूर्स जो हैं, वो मैनेज कर रहा होता है, तो वो अपनी सर्विसेज देता है और उसके अगेंस्ट में वो आपसे पैसे लेता है। तो ये सर्विसेज बिजनेस है। ऑन द अदर एंड अगर आप देखें कि ट्रेडिंग बिजनेस की एग्जांपल अगर आप देखें, जैसे मोटर ट्रेडर हो गया कि जो गाड़ियाँ बेचने वाला है, ये ट्रेडिंग बिजनेस है आपका। जितने आपको होलसेल के स्टोर नज़र आ रहे हैं या ग्रॉसरी के स्टोर्स नज़र आते हैं जो आप देख रहे हैं, आपके क्लॉथिंग स्टोर हो गए, गारमेंट्स की शॉप हो गई, ये सब ट्रेडिंग कर रहे हैं। बनी बनाई चीज़ें आपको नज़र आती हैं, आप उन्हें ख़रीदते हैं, वो अपना प्रॉफिट लेते हैं। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, कोका कोला हो गई आपकी, टोयोटा गाड़ियाँ बनाती है, ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की एग्जांपल है। तो विच इज़ नॉट ए सर्विस बिजनेस। अकाउंटेंट डेफिनेटली अपनी सर्विसेज देता है, सर्विसेज बिजनेस में आ गया। इंश्योरेंस कंपनी सर्विसेज बिजनेस। मोटर ट्रेडर जो है, ये मोटर डीलरशिप है कि आपके पास गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, आप आएंगे, कस्टमर्स आते हैं, गाड़ियाँ सेलेक्ट करते हैं जो भी गाड़ी उनको लेनी है, और ये उसी पे अपना प्रॉफिट रख कर बेच देता है। तो ये ट्रेडिंग बिजनेस में आएगा, सर्विस बिजनेस नहीं है। ऑन द अदर एंड ए और बी आपने देखा कि सर्विस बिजनेस है। ट्रैवल एजेंट जो है, ये भी सर्विस बिजनेस है। तो क्वेश्चन नंबर 22 एक्चुअली पूछ ये रहा है विच इज़ नॉट ए सर्विस बिजनेस, इसमें से कौन सा सर्विस बिजनेस नहीं है। तो सी जो आपकी चॉइस है वो फिर राइट चॉइस है। क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं। 2 ट्रेडर्स आर कंसिडरिंग फॉर्मिंग ए पार्टनरशिप। के 2 ट्रेडर्स हैं, वो ये सोच रहे हैं कि बिजनेस जो है पार्टनरशिप बनाएंगे। विच स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। ए में आते हैं बोथ पार्टनर्स में हैव लिमिटेड लाइबिलिटी। दिस इज़ इनकरेक्ट, और यही इसका सही जवाब भी है 23 का। उसकी वजह यह है कि देखिए, लिमिटेड लाइबिलिटी नहीं होती, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। पार्टनर्स जितने भी होंगे, अगर बिजनेस में लॉस हो जाता है तो इन्हें अपने घर से ला के जो इनके पर्सनल एसेट्स हैं वो फिर ला के इनको पे ऑफ करना पड़ेगा लाइबिलिटीज़ को, अगर लॉसेस हो जाते हैं बिजनेस के अंदर। तो पार्टनरशिप के अंदर और सोल प्रोप्राइटरशिप में याद रखिएगा अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है बिजनेस की। तो ये लिमिटेड लाइबिलिटी लिख रहा है, ये इनकरेक्ट है। बी पढ़ लेते हैं। बोथ पार्टनर्स में टेक एन एक्टिव पार्ट। ये बात सही है कि दोनों पार्टनर्स जो हैं वो एक्टिव पार्ट बिजनेस के अंदर प्ले कर सकते हैं। पार्टनर्स में शेयर देयर एक्सपीरियंसेस, के वो अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करेंगे, डेफिनेटली करेंगे जब पार्टनरशिप बन रही है। और पार्टनर्स में शेयर देयर नॉलेज, वो अपनी नॉलेज को शेयर कर सकते हैं। तो ये तीनों के तीनों सही हैं। ए पार्ट जो है वो एक्चुअली इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, और वही आपका आंसर है 23 का ए। 24 में आते हैं। करीब डिडेंट की प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। के करीब प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स यानी डेबिट क्रेडिट की फॉर्म के अंदर वो नहीं रखता, डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो नहीं करता, बट प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन उसने प्रोवाइड करी है। ड्राइंग्स हैं पर्सनल यूज़ के अंदर, $8,500 उसने निकाले। कैपिटल इंट्रोड्यूस इन ईयर, पूरे साल के अंदर जिसने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया वो $15,000 का किया। कैपिटल 1 जनवरी जो स्टार्ट के अंदर कैपिटल था $58,000 का था, और कैपिटल 31 दिसंबर को जो कैपिटल था वो $82,500 का था। व्हाट वाज द प्रॉफिट फॉर द ईयर, ये बताएं प्रॉफिट फॉर द ईयर क्या था। तो देखिए, आसान तरीका ये है कि लॉजिक आपको पता है। कैपिटल इंट्रोड्यूस इन ईयर, कैपिटल स्टार्ट के अंदर कितना था, 58,000 था, और कैपिटल इंट्रोड्यूस जो है 58,000 किया। तो इन दोनों को आप प्लस कर लें, क्योंकि 58,000 शुरू में कैपिटल था, 15,000 मजीद कैपिटल लगाया, तो ये $73,000 जो है ये आपके बनते हैं। इसमें जो ड्राइंग है वो 8,500 है, इसको माइनस कर दें। 73,000 में से $8,000 को माइनस किया तो $65,000 आपका बनता है। हैव यू गॉट माई पॉइंट कि कैपिटल आपने शुरू में 58,000 लगाया था, 15,000 जो है वो मज़ीद आपने कैपिटल लगाया तो आपका कैपिटल 73,000 हो गया। आपने पर्सनल यूज़ के लिए 8,500 निकाल लिए, तो इसमें से 8,500 आपने माइनस किए, तो ये आपके पास कितना आ गया, $65,000। तो ये आपका कैपिटल होना चाहिए था, लेकिन एक्चुअली आपका कैपिटल एट एंड कितना है, 82,500 आपका कैपिटल है। और 82,500 में से अगर इस 65,000 को आप माइनस कर दें तो 82,500 एंड में है, तो ये 17,500 कहाँ से आया आपके पास। एक्चुअली यही आपका प्रॉफिट है। हैव यू गॉट माई पॉइंट। बड़ा सिंपल है। ओपनिंग कैपिटल के अंदर जो भी आपका ओपनिंग कैपिटल था उसमें कैपिटल इंट्रोड्यूस को आप प्लस कर दें। 58,000 आपको दिया हुआ था, 15,000 मजीद आपने लगाया, $73,000 आपका हो गया। पर्सनल यूज़ के लिए 8,500 आपने निकाले, वो माइनस कर दिए, तो आपका 65,000 कैपिटल होना चाहिए था। एक्चुअली कैपिटल वो बता रहा है 82,500 है, तो जो डिफरेंस है वो डेफिनेटली प्रॉफिट है। अगर ये कम होता तो लॉस हो जाता, क्योंकि ये ज़्यादा है इसलिए ये प्रॉफिट है।
तो 17,500, 82,500 में से आपने 65,000 को माइनस किया तो 17,500, और ये इनकरेक्ट हम कोई मिस्टेक कर रहे हैं, देख लेते हैं। 58,000 के अंदर 58,000 ओपनिंग कैपिटल था, इसमें 15,000 आपने प्लस किया तो 73,000 आया। 73,000 में से 65,000 8,500 माइनस किया तो एक्चुअली 64,500 आया ये। तो 64,500 जो आया, इसको आप कर लें 64,500। तो 82,500 में से 64,500 माइनस किए तो 18,000 आपके पास आ गया ये। तो 18,000 आप देख रहे होंगे कि चॉइस बी के अंदर आपको दिया हुआ है, तो 24 के अंदर वी कैन सेफली से कि बी चॉइस हमारी राइट चॉइस है। और लॉजिक बड़ी सिंपल है कि ओपनिंग कैपिटल के अंदर आप जो भी कैपिटल इंट्रोड्यूस है उसे प्लस कर दें, ड्राइंग माइनस कर दें, और उसको एंडिंग कैपिटल से कंपेयर कर देख लें जो डिफरेंस आएगा। अगर एंडिंग कैपिटल ज़्यादा है तो प्रॉफिट होगा, और अगर एंडिंग कैपिटल कम है तो फिर लॉस हो जाएगा। तो ये बी पार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं, व्हाट इज़ द फीचर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स का फीचर बताएं। देखिए, प्रेफरेंस शेयर्स और ऑर्डिनरी शेयर्स में फ़र्क क्या होता है। ऑर्डिनरी शेयर्स का जो रेट है डिविडेंड का वो फिक्स नहीं होता। नॉर्मली प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है कि हमें जब पैसों की ज़रूरत होती है तो हम लोगों को मोटिवेट करने के लिए उनका एक परसेंटेज फिक्स कर देते हैं कि इतने परसेंट जो है आपको डिविडेंड मिलेगा, और ऑर्डिनरी शेयर होल्डर से पहले मिलेगा। यानी इनका राइट ये है कि प्रॉफिट जो भी होगा ज़रूरी, लेकिन प्रॉफिट होगा तो इनको मिलेगा। ये नहीं है कि लॉस हो रहा है तो ये प्रॉफिट, हम जब डिविडेंड देंगे इनको तो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर से पहले इनको डिविडेंड देंगे और इनका रेट फिक्स होता है। लेकिन क्या होता है कि इनके कुछ राइट्स नहीं होते। लाइक एनुअल जनरल मीटिंग जहाँ शेयर होल्डर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं, अकाउंट से अप्रूव करते हैं, उसके अंदर इनके वोटिंग राइट्स नहीं होते। तो क्योंकि इनका डिविडेंड फॉर्म के अंदर फिक्स होता है और ऑर्डिनरी शेयर होल्डर से पहले दिया जाता है, तो ये इनको एडवांटेजेस हैं। और दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि ये वोटिंग में इनके कोई राइट्स नहीं होते एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर शेयर होल्डर्स की जो होती है। तो हम ए पार्ट पढ़ते हैं, द एनुअल डिविडेंड इज ए फिक्स परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। ये इनकरेक्ट है, प्रॉफिट के ऊपर परसेंटेज नहीं होती, जो अमाउंट इन्होंने लगाया है उसके ऊपर परसेंटेज होती है। लाइक अगर 100,000 के हमने प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए, उसका 5% डिविडेंड है, तो 100,000 के ऊपर जो है 5% मिलेगा, प्रॉफिट की परसेंटेज नहीं होती। याद रखिएगा, ये इनकरेक्ट है। द कैपिटल इज रिटर्न बिफोर ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल इफ द कंपनी क्लोज डाउन। ये बिल्कुल सही बात है कि अगर कंपनी बंद हो जाती है तो सबसे पहले ऑर्डिनरी शेयर होल्डर से पहले हम किसको पेमेंट करेंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की पेमेंट करेंगे। तो ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का ये फीचर है। द होल्डर्स आर यूजुअली एंटाइटल्ड टू अटेंड एंड वोट एट शेयर होल्डर्स मीटिंग। ये मैं आपको बता के आ रहा हूँ कि शेयर होल्डर्स की जो मीटिंग होगी उसके अंदर इनके पास वोटिंग राइट और अटेंड करने के राइट नहीं होते। तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। द परसेंटेज ऑफ डिविडेंड वेरीज अकॉर्डिंग टू द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। ये इनकरेक्ट है, नॉर्मली फिक्स परसेंटेज होती है और वो प्रॉफिट से रिलेट नहीं करती, इनके अमाउंट से रिलेट करती है। तो फिर ए चॉइस जो बी चॉइस जो है आपकी क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर, वो फिर राइट चॉइस है और लॉजिक आपने देखी। क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं, विच ग्रुप ऑफ आइटम्स would appear in the capital and reserve section of a limited company बैलेंस शीट के। लिमिटेड कंपनी बैलेंस शीट क्योंकि 2012 का क्वेश्चन है, तो बैलेंस शीट का लफ्ज़ है, अब आपको पता है बैलेंस शीट चेंज होकर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन हो गया है। तो ये टर्म याद रखिएगा। जो लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी होती है, नॉर्मली उसके अंदर क्या चीज़ें होती हैं कि उसमें जो कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल है, और रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स मीन्स जो भी अर्निंग कंपनी करती है वो रिटेन्ड अर्निंग के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये नॉर्मली 2-3। इसके अलावा रिजर्व्स अगर कोई है, शेयर प्रीमियम हो गया आपका, जनरल रिजर्व हो गए, ये तमाम सेक्शन जो है वो
कैपिटल एंड रिजर्व सेक्शन के अंदर आते हैं। कोई लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी नहीं आती, याद रखिएगा। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, डेबेंचर, डेबेंचर का लफ्ज आ गया, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, आप इसको पहले ही काट दें। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, ऑर्डिनरी शेयर डिविडेंड एंड प्रीफरेंस शेयर। ऑर्डिनरी शेयर डिविडेंड जो है वो नॉर्मली इस सेक्शन में नहीं आता, वो डिडक्शन करके हम जो इशू करते हैं वो रिटेन अर्निंग से माइनस हो जाता है, तो इसलिए इसको भी हम शो नहीं करते, रिटेन अर्निंग में से ये माइनस होता है, तो ये भी नहीं होगा। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, डेबेंचर, ये भी इनकरेक्ट हो गया। अलबत्ता प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल एंड रिटेन अर्निंग, जो डी पार्ट है, डी जो कॉम्बिनेशन है, ये किसी कंपनी की जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो होती है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी आप कह लें, तो उसके अंदर फिर ये उनके कैपिटल एंड रिजर्व सेक्शन के अंदर हम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग, शेयर प्रीमियम या रिजर्व पीएम है, तो इनको शो करते हैं। तो 26 की जो राइट चॉइस है वो फिर डी चॉइस आपकी हो गई। 27 में आते हैं, मैन्युफैक्चरर प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। एक मैन्युफैक्चरर ने ये इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करी, फैक्ट्री वेजेस, कैरिज ऑफ रॉ मटेरियल, जो रॉ मटेरियल ख़रीदा था इस्तेमाल करने के लिए, उसको लाने में जो ट्रांसपोर्टेशन पे करी वो 2700 पे करी। मशीन रिपेयर्स करी और सुपरवाइजर्स की तनख्वाह दी $6,000 एंड रॉ मटेरियल यूज़, और जो प्रोडक्शन में रॉ मटेरियल इस्तेमाल करा वो $19,700 का दिया। व्हाट वाज द प्राइम कॉस्ट? प्राइम कॉस्ट क्या होती है? अगर आप ग्राचियस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जाएं तो उसकी प्लेलिस्ट में मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का एक फोल्डर है, वहाँ जाके मैन्युफैक्चरिंग के मैंने कुछ लेक्चर्स रिकॉर्ड कराए थे। अगर आप जाकर देख लें तो आपके कंसेप्ट्स अगर क्लियर नहीं है तो यू विल बी गेटिंग मोर क्लैरिटी, आपकी समझ में भी आ जाएगा, कंसेप्ट्स भी क्लियर होंगे। यहाँ आप ये समझ लें कि जो डायरेक्ट लेबर होती है और डायरेक्ट मटेरियल और रॉयल्टी, इन तीन चीज़ों को अगर हम करें तो अकाउंटिंग की, मैन्युफैक्चरिंग की ज़बान में इसे प्राइम कॉस्ट कहते हैं। डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल एंड रॉयल्टी अगर दी गई है तो डायरेक्ट मटेरियल क्या है? ये फैक्ट्री वेजेस जो है ये डायरेक्ट मटेरियल है। इसके अलावा जितनी भी कॉस्ट होती है वो सारी फैक्ट्री ओवरहेड में चली जाती है। जैसे ये मशीन रिपेयर आप देख रहे हैं, ये फैक्ट्री ओवरहेड में चला जाएगा। सुपरवाइजर्स की जो सैलरी है ये भी फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर चली जाएगी। अलबत्ता रॉ मटेरियल जो है ये प्राइम कॉस्ट का पार्ट है, फैक्ट्री वेजेस प्राइम कॉस्ट है, और कैरिज इनवर्ड, क्योंकि ये 19,700 का जो आपको रॉ मटेरियल यूज़ दिया हुआ है, इसको लाने में 2,700 लगे तो ये भी प्राइम कॉस्ट का पार्ट बनेगा। तो तीन चीज़ें प्राइम कॉस्ट है, एक 11,000 जो आप देख रहे हैं ये वाला अमाउंट, एक ये आपका ये वाला अमाउंट 2,700 कैरिज इनवर्ड, और एक ये 19,700। मैंने इन तीनों को प्लस किया तो ये 33,400 मेरे पास आता है। ये 33,400 आप देखें चॉइस ए के अंदर दिया हुआ है, तो 27 के अंदर हम कह सकते हैं कि जो हमारी ए चॉइस है फिर वो राइट चॉइस है। और लॉजिक मैंने बताया, मैन्युफैक्चरिंग का लेक्चर ज़रूर देखें जाके, यू विल बी गेटिंग क्लैरिटी एंड मोर क्लैरिटी। 28 में आते हैं, इसारबा हैज़ ए पेंशन कंट्रीब्यूशन एंड ए ट्रेड यूनियन सब्सक्रिप्शन डिडक्टेड फ्रॉम हर पे, कि वो इसारबा जो है वो काम करती है एक फैक्ट्री में, वहाँ पर दो किस्म के फ़ंड इसकी तनख्वाह से कटते हैं, सैलरी जो मिलती है। एक तो पेंशन है, पेंशन मीन्स रिटायरमेंट के बाद मिलेगी इसको, और एक ट्रेड यूनियन, जो ट्रेड यूनियन से एडवांटेज ये होता है कि अगर कोई मजदूर, अगर किसी की जो राइट्स हैं उससे रिलेटेड इशू है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय में कोई अगर प्रॉब्लम होता है तो बहुत सारे लोग कंट्रीब्यूट करके एक यूनियन बना लेते हैं। यूनियन जब बात करती है तो उसका इम्पैक्ट, और एक आदमी के एक अगर सिंगल एम्प्लॉय बात कर रहा है, दोनों में डिफरेंस होता है, तो वो इनके राइट्स को प्रोटेक्ट करती है यूनियन। तो उसके खर्चे चलाने के लिए डेफिनेटली डिडक्शन करनी पड़ती है। तो एक डिडक्शन वो है, एक पेंशन। ये दोनों के दोनों जो दोनों जो इसकी सैलरी से जो डिडक्शन हो रही है ये वॉलंटरली होती है, याद रखिएगा। वॉलंटरली का मकसद है कि आपका दिल, आप अगर नहीं कटवाना, आप ट्रेड यूनियन के मेंबर ना बने तो आप ये डिडक्शन ना कराएं। पेंशन अगर आपको नहीं चाहिए रिटायरमेंट के बाद तो ये भी आप डिडक्शंस ना कराएं, जो आपके फंड मिलेगा वो आपको मिल जाएगा रिटायरमेंट के ऊपर। तो ये दोनों वॉलंटरली होती है। इसके बनस्पत सोशल सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो सोशल सिक्योरिटी जो है ये गवर्नमेंट की तरफ से होती है। इनकम टैक्स हो गया, ये फिर कंपलसरी डिडक्शंस होती हैं। इनकम टैक्स लाजमी कटेगा आपका, सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड जो फंड है वो भी कटेगा। तो ये दोनों के दोनों वॉलंटरली हैं, स्टैट्यूटरी नहीं है। ये स्टैट्यूटरी का मकसद है कि लाजमी कटना है, टैक्स लाजमी कटना है। सोशल सिक्योरिटी के पैसे आपकी चॉइस नहीं है, लाजमी कटेंगे। तो ये पहला वाला पार्ट तो इनकरेक्ट हो गया। बी स्टैट्यूटरी, जहाँ स्टैट्यूटरी का है उसको आप काट दें।
ये वॉलंटरी, ये स्टैट्यूटरी, ये भी कट गया। अलबत्ता डी में देखें दोनों में वॉलंटरी लिखा। वॉलंटरी का मकसद है कि वॉलंटरी है कि आपका दिल चाहता है तो आप डिडक्शंस कराएं, और अगर दिल नहीं चाहता तो डिडक्शन ना कराएं। तो वॉलंटरी जो है वो ये दोनों की दोनों जो डिडक्शन हो रही है ये वॉलंटरी है। अगर इसारफा चाहे तो फिर रोक दे कंपनी को, कंपनी डिडक्शन नहीं करेगी। तो क्वेश्चन नंबर 28 की राइट चॉइस जो है बी चॉइस है। क्वेश्चन नंबर 29 में आते हैं। बिजनेस हैड द फॉलोइंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। एक बिजनेस की ये एसेट्स और लाइबिलिटीज़ हैं। इन्वेंट्री आपका करंट एसेट्स है, आपको पता है विद इन 1 ईयर आपको इकोनॉमिक बेनिफिट्स पहुंचाएगा। ट्रेड रिसीवेबल भी करंट एसेट्स है, कस्टमर से आपको विद इन 1 ईयर पैसा रिसीव हो जाएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट के बैंक से आपने अपने अकाउंट से ज़्यादा पैसे निकाल लिए, ये करंट लाइबिलिटी है। ट्रेड पेएबल, जो माल आपने बेचने के लिए ख़रीदा उसकी पेमेंट करिए आपने, करंट लाइबिलिटी है। और लॉन्ग टर्म लोन तो आपको नॉन करंट लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी या नॉन करंट लाइबिलिटी। तो व्हाट वाज द करंट रेशो? करंट रेशो क्या है? करंट रेशो का जो फार्मूला होता है वो करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़। तो करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़। करंट एसेट्स आपके पास दो हैं, एक 11,000 है, एक 39,000 है। इन दोनों को आपने प्लस करा तो ये 50,000 आपके पास आता है। इसको आप ऊपर लिख लें। करंट लाइबिलिटीज़ भी दो हैं आपके पास, ये देख रहे हैं, ये दो 8,000 और 12,000, तो ये मिलके बनती है 20,000। ये लॉन्ग टर्म लोन ये फिर नहीं आएगा क्योंकि करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटीज़ को लेते हैं। तो 50,000 को आपने डिवाइड किया 20,000 से, तो ये 2.5 रेशो 1, यानी 1 रुपये की लाइबिलिटी पे करने के लिए $2.5 आपके पास मौजूद हैं करंट एसेट्स की शक्ल में। तो ये देखें 2.5 to 1 जो है डी चॉइस के अंदर दिया है आपको। तो 29 के अंदर हम कह सकते हैं कि राइट चॉइस हमारी डी चॉइस है। 30 में आते हैं। सेली अप्लाइज द हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल एंड रिकॉर्ड्स ऑल हर नॉन करंट एसेट्स एट द एक्चुअल कॉस्ट। यानी जिस वैल्यू के ऊपर इसने नॉन करंट एसेट्स खरीदे उस वैल्यू के ऊपर ये रिकॉर्ड करती है अपने नॉन करंट एसेट्स को हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर। तो कहता है व्हाट इज एन एडवांटेज ऑफ अप्लाइंग दिस प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल को क्यों कंपनियां करती हैं और इसका एडवांटेज क्या है। कॉस्ट इज ए नॉन फैक्ट एंड कैन बी वेरीफाइड। ये बिल्कुल सही बात है और यही राइट चॉइस है कि देखें आप जब कोई एसेट खरीदते हैं तो उसकी इनवाइस आपके पास होती है और वो आप रिकॉर्ड के अंदर रखते हैं। कभी भी कोई वेरीफाई करना चाहे किसी भी टाइम पे कि भाई ये कितने का ख़रीदा था, तो फिर आपके पास एक इनवाइस है, उससे वेरीफाई कर सकता है कोई भी आदमी जाके, और वो कॉस्ट को ट्रेस कर सकते हैं कि एक्चुअल हमने वाकई इतने का ख़रीदा था या नहीं ख़रीदा था। तो ये इसका एडवांटेज है कि जो कुछ लिखा है आपने वो वेरीफाइएबल है। उसके बनस्बत इट इज़ ईजी टू कंपेयर एसेट्स बॉट एट डिफरेंट टाइम्स में जो आपने एसेट्स खरीदे हैं उनको कंपेयर कर सकते हैं। तो कोई एसेट्स डिफरेंट हैं, आप मोटर व्हीकल भी ख़रीद सकते हैं, आप फर्नीचर भी ख़रीद सकते हैं, तो उन्हें कंपेयर करने में हिस्टोरिकल कॉस्ट का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि डेफिनेटली जब डिफरेंट पीरियड्स में आप एसेट्स खरीदते हैं तो वैल्यू तो फिर उसकी चेंज हो जाती है, हिस्टोरिकल कॉस्ट भी चेंज होगी। आज जो चीज़ आप खरीद रहे हैं वो डेफिनेटली 1 साल के बाद इस प्राइस में आपको नहीं मिलेगी। तो ये इसका एडवांटेज नहीं है, ये तो एक फैक्ट है कि आप जो एसेट्स खरीद रहे हैं डिफरेंट पीरियड्स में उसको आप कंपेयर कर लें। सी कहता है इट प्रोवाइड्स फॉर द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का कोई इफेक्ट नहीं होता क्योंकि हिस्टोरिकल कॉस्ट जितने का हमने माल ख़रीदा इतने के ऊपर ही, मशीन अगर हमने ख़रीदी, मोटर व्हीकल ख़रीदा, फर्नीचर ख़रीदा, तो जितने पे ख़रीदा इतने पे ही हम रिकॉर्ड करते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट एक्चुअल कॉस्ट के ऊपर। तो इन्फ्लेशन ये नहीं होता कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने मोटर व्हीकल ख़रीदी लास्ट ईयर $50,000 की और इस साल अगर वो $55,000 की है क्योंकि पैसे उसके बढ़ गए, तो मैं फिर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर उसे 55,000 लिखूँगा। ऐसा नहीं है, वो $50,000 के ऊपर ही रिकॉर्ड होगी क्योंकि हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ये भी इनकरेक्ट है। नॉन करंट एसेट्स आर शोन एट रियलिस्टिक वैल्यू। रियलिस्टिक वैल्यू पे होता ही नहीं है क्योंकि हम हिस्टोरिकल कॉस्ट पे करते हैं, क्योंकि रियलिस्टिक वैल्यू का मकसद तो ये है कि जितने पे वो माल एसेट मार्केट के अंदर बिक रहा है उस वैल्यू पे रिकॉर्ड करें। ऐसा भी करते हैं जब कंपनी बंद हो रही होती है तो इसे रियलाइजेबल वैल्यू के ऊपर रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन जब गोइंग कंसर्न का एजम्पशन है कि बिजनेस चल रहा है तो फिर इसे हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं और उसका एडवांटेज ये है कि कॉस्ट वेरीफाइबल होती है। तो क्वेश्चन नंबर 30 भी आपने देख लिया। इस तरीके से आज हमारा 2012 का
जो समर का पेपर है वो भी ख़त्म हुआ। अब इंशाल्लाह विंटर का पेपर करेंगे। तो इट्स ए वेरी गुड रिसोर्स, कराची एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है, आप इसको देखें। पेपर 2 की भी प्रैक्टिस करें, पेपर 1 की करें। अगर आपको कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम किसी चीज़ के अंदर हो रही है तो अपने कमेंट्स के अंदर लिखें, हम स्पेसिफिकली उसका आंसर भी देंगे। और ये सब चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, कि इसकी कोई कॉस्ट नहीं है, कोई फ़ी नहीं है, ये सब फ्री है। और इसलिए है कि आपको आपके एग्ज़ाम में फैसिलिटेट करें हम आपको, एंड यू विल बी गेटिंग A+ इन योर एग्ज़ाम विद द क्लैरिटी ऑफ कंसेप्ट, जो आपको फ्यूचर के अंदर भी हेल्पफुल हो। तो अपने दोस्तों को भी इस रिसोर्स को शेयर करवाएं, खुद भी इससे एडवांटेज उठाएं, और जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसको फिर कमेंट्स के अंदर लिखें। आपका बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।